नमस्कार। फिटनेस मंत्रा में आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो साइलेंटली हर एक घर तक पहुंच चुकी है, डायबिटीज। पहले ये बड़ी उम्र की बीमारी मानी जाती थी, लेकिन अब 25 से 30 साल के युवाओं को भी अपनी चपेट में ले रही है। डायबिटीज क्यों होती है, इसके क्या कारण है, ये सब पहलुओं पर हम अपने पहले एक एपिसोड में डॉक्टर संजय बठाड़ा के साथ चर्चा कर चुके हैं। लेकिन डायबिटीज रिवर्स हो सकती है, कंट्रोल नहीं रिवर्स हो सकती है। इस विषय पर हम आज के इस शो में चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ है डॉक्टर रमा वालिया, एडिशनल प्रोफेसर है एंडोक्रोनोलॉजी डिपार्टमेंट पीजीआई चंडीगढ़। डॉक्टर रमा वालिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, धन्यवाद। डॉक्टर, सबसे पहले ये बताएं कि डायबिटीज क्या सच में रिवर्स हो सकती है? इसके लिए अगर हम लेके चलें तो रिवर्सल की जगह रिमिशन वर्ड बेटर है। रिमिशन कि डायबिटीज को हम बिना दवाइयों के कंट्रोल कर पा रहे हैं। लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल जिंदगी भर के लिए है। अगर डायबिटीज़ की दवाइयाँ बंद हो गई तो हम उसे डायबिटीज़ की रिमिशन बोलते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप फिर से फास्ट फूड वो सब जो गंद खा के आपको डायबिटीज़ हुई थी आप फिर से वो सब शुरू कर दें। हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसको डायबिटीज़ है, जिसको डायबिटीज़ नहीं है, वो सबको फॉलो करना है। जो साइंटिफिकली करेक्ट वर्ड है रिमिशन। बट आप फिर से अपना वापस मोटापा वापस आ जाएगा, आपका वही अनहेल्दी लाइफस्टाइल वापस ले आएंगे तो ये वापस आ जाएगा। तो इसलिए साइंटिफिक वर्ड है रिमिशन। कि डायबिटीज़ रिमिशन में चला गया, मतलब आपका A1C या ब्लड ग्लूकोज एज नॉर्मल एज हेल्दी पर्सन हो गया बिना दवाइयों के, इसको हम बोलते हैं रिमिशन। ठीक है डॉक्टर, हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, कहाँ चूक रहे हैं कि यंग एज के बच्चों में बहुत ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ रहा है, वो डायबिटिक हो रहे हैं। अभी एक स्टडी ने कहा है कि 14 से 18 साल के बच्चों को भी डायबिटीज़ हो रहा है। तो जैसे आपने पहले बोला 25 से 30, अभी तो 14 से 18, उससे भी छोटे बच्चों को डायबिटीज़ हो रहा है। पहले डायबिटीज़ बच्चों में होता था, पर वो टाइप 1 डायबिटीज़ होता था। वो ऑटोइम्यूनिटी के कारण होता था, जिसके कारण हमारे बॉडी ही हमारी बीटा सेल्स को ख़त्म कर देती थी। वो टाइप 1 डायबिटीज़ था। इंसुलिन नहीं बनता था। बट जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन बन रहा है, बट दैट इज़ नॉट एनफ, उसको रेजिस्टेंस है। वो वाला डायबिटीज़ अनफॉर्चुनेटली अब बच्चों में हो रहा है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कि वो लोग बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, फ़ोन देखते रहते हैं, फास्ट फूड ईजीली मिलता है, इट्स चीपर देन हेल्दी फूड, जेनेटिकली वी आर प्रीडिस्पोज्ड। पेरेंट्स को अगर दोनों को डायबिटीज़ है तो बच्चे को डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये सब फैक्टर्स, लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स, स्ट्रेस और एनवायरमेंटल डिस्टर्बर्स, ये सब मिला के डायबिटीज़ को छोटे बच्चों में भी कॉमन बना रहे हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ को। तो जो ये रिवर्सल का कॉन्सेप्ट है, आप तो इस पे काफ़ी टाइम से काम कर रही हैं, तो ये रिमिशन जो आपने कहा, ये रिमिशन वर्ड, तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए पॉसिबल है या सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ में है? टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए बहुत अलग स्टडीज़ चलती हैं, उसमें हम इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं। तो वो पर से इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए आपको अलग से दवाई देना पड़ता है। तो उसका जो तरीका है वो टोटली अलग है एज़ कम्पेयर टू टाइप 2 डायबिटीज़ में, जिसमें हम जो बीटा सेल बची हुई हैं वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुई हैं, वो बची हुई हैं, तो हम उनको रिजुवेनेट करना, मतलब वो पूरा काम अच्छे से काम करें और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर दें। तो उस तरह से हम टाइप 2 डायबिटीज़ को ईजिली मैनेज कर सकते हैं, ईजिली रिमिशन में लेके जा सकते हैं, बजाय कि टाइप 1 डायबिटीज़ पे चल रहा है काम, बट अभी भी ऐसा कुछ नहीं आया कि हम उसको रिमिशन में ले जाएं, सिवाय कि पैनक्रियाटिक ट्रांसप्लांट कर दें या आइलेट सेल। बट वो सब चीज़ें लिमिटेड लोगों के लिए, उसकी लिमिटेड इंडिकेशंस हैं, वो किसी सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है। सबके लिए टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन थेरेपी ही है। और वहाँ पे आजकल बहुत सारे लोग, मतलब मैं बताना चाहूँगी कि लोग क्या करते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ रिमिशन में चला जाएगा और लोगों की इंसुलिन बंद करा देते हैं बच्चों की, और बच्चे फिर सिवियर ब्लड ग्लूकोज डीके बोलते हैं उसमें आते हैं। ऐसा टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं करना है। टाइप 1 डायबिटीज़ में अगर आपने इंसुलिन बंद किया तो वो सुसाइडल है। ये जितना भी काम है वो टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए है कि हम उनका वेट कम करा के, उनकी बीटा सेल को थोड़ा सा रेस्ट दे के हम उनको रिमिशन में लेके जा सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी बिना दवाइयों के चल सके। अभी आप पीजीआई में इतने सारे पेशेंट्स के साथ डील करती है डेली, आपके पास कितने पेशेंट्स पहुंचते हैं पीजीआई में डायबिटिक होते हैं जो? हमारे पास, हमारी ओपीडी में फुटफॉल होता है ऑलमोस्ट 1200 पेशेंट्स का
2 दिन हमारी ओपीडी होती है, 1200 पेशेंट पर डे आते हैं। वीकली 2-3 ओपीडी में 1200 से सो ज़्यादा पेशेंट्स आते पर हैं डे पर डे। जो डायबिटिक होते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स है उसमें ऑलमोस्ट 80-90% को डायबिटीज़ होता है, 10-20% वो होते हैं जिनको हार्मोनल डिसऑर्डर्स है। तो आप सबसे पहले क्या काम करते हैं इस तरह के पेशेंट को जब ट्रीट करते हैं, तो उनको पहला स्टेप क्या होता है कि आपने रिमिशन करवाना है, तो उन्हें पहला स्टेप क्या फॉलो करना तो होता है? पहले तो हमें पेशेंट्स के बारे में मतलब पेशेंट कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए ऑलरेडी। अगर किसी उसको डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो गई तो जो हम जिस तरह हम लाइफस्टाइल बोल रहे हैं या जो ड्रग्स हम देना चाह रहे हैं उसके लिए कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल सेफ़ होनी चाहिए पेशेंट के लिए। तो हम पेशेंट को पहले इवैल्यूएट करते हैं उस चीज़ के लिए कि पेशेंट को जो हम दवाई देने वाले हैं वो पेशेंट टॉलरेट करेगा, पेशेंट के लिए काम करेंगी नहीं करेंगी, पेशेंट उसके लिए अप्रोप्रिएट कैंडिडेट है कि नहीं है। वो क्लिनिकल पैरामीटर्स देने के बाद स्पेशली जैसे कि उनकी डायबिटीज़ न्यूली डिटेक्टेड होनी चाहिए, विद इन 2 ईयर्स की डायबिटीज़ है तो लाइकली दैट पेशेंट की बीटा सेल को हम इतना इम्प्रूव कर सकते हैं कि उसकी दवाइयाँ बंद हो जाएँ। जितनी ज़्यादा ड्यूरेशन की डायबिटीज़ हो जाएगी उतना बीटा सेल डैमेज ज़्यादा होता जाता है, तो उसमें आप उस समय उसके बाद आप सिर्फ कंट्रोल कर सकते हो, उसको रिमिशन में नहीं लेके जा सकते हो। आपका कहने का मतलब है कि जो ओल्ड जो पुरानी समस्या हो गया पुरानी हो गई है, आप उसमें रिमिशन के कम चांसेस हैं, और जो नई नई जिसको डायबिटीज अभी की अभी समस्या पता है चला है तो उसमें रिमिशन के चांसेस ज़्यादा हैं। ज़्यादा हैं। तो अभी हमने सिर्फ नई जिनको नया नया पता चला है विद इन 2 ईयर्स ऑफ डायग्नोसिस उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। तो इसे कैसे डायग्नोज करते हैं आप? टेस्ट कौन से करवाते हैं इसके तो लिए? उसके लिए ब्लड ग्लूकोज होता है डायबिटीज़ को डायग्नोज करने के लिए। यूजली पेशेंट्स करवा के आते हैं ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग खाने के बाद का, या कभी कभी ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करना पड़ता है। HbA1c जो ब्लड हीमोग्लोबिन विच इज़ रिलेटेड टू ब्लड ग्लूकोज ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन होता है वो करवाते हैं। HbA1c लेवल कितना होना चाहिए? 6.5 से ऊपर को डायबिटीज़ बोलते हैं, 5.7 से 6.4 तक प्री डायबिटीज़ होती है। अभी ये कॉन्सेप्ट बड़ा कॉमन है कि ये मैं प्री डायबिटिक हूँ या मैं फुल नॉन डायबिटिक हूँ, तो ये कैसे, प्री डायबिटिक कंडीशन क्या है? सो 6.5 से नीचे वाले प्री डायबिटीज़ में 6.5 और 6.5 के अबव, मतलब 6.4 तक प्री डायबिटीज़ को लिखते हैं, 6.5 एंड 6.5 से अबव इज डायबिटीज़। अगर हम सिर्फ HbA1c का क्राइटेरिया लेके चलें, समटाइम्स HbA1c में भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हमारे तक लिमिटेड है, वी इवैल्यूएट कि ये HbA1c पेशेंट के लिए करेक्ट है या नहीं है। अभी आप सबसे बड़ा रीज़न क्या मानती हैं? हमारे इंडिया में इतने सारे यंग बच्चे, यंग एज के लोग जो इसमें स्ट्रेस में आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनका शुगर लेवल हाई हो रहा है, तो क्या ये जो स्ट्रेस है, शुगर लेवल हाई होना है, ये डायबिटीज़ का बड़ा रीज़न है? स्ट्रेस, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, वो बच्चे सारा दिन आजकल बैठे हुए हैं, फ़ोन उनके हाथ में है ही है। छोटे से बच्चे, 2 साल के बच्चे के हाथ में फ़ोन है। वो टीवी, पहले सिर्फ टीवी था, टीवी फिर भी लिमिटेड होता था, अभी तो फ़ोन है, सब के सब बैठे हुए हैं। खाना बनाने का टाइम किसी के पास होता नहीं है, तो फास्ट फूड इज़ मच मोर ईजीली विद इन मिनट्स अवेलेबल। एंड फास्ट फूड में अगर आप एक बर्गर लेके चलो, उसकी कैलोरीज कंटेंट जितना होता है, आप घर के में 2 बार भी खाना खा लोगे तो उतना कैलोरीज नहीं होगा। तो वो कैलोरी डेंस फूड बहुत इजीली और बहुत चीपर अवेलेबल है। ऑयल्स जो चीप हैं वो इजीली अवेलेबल, मतलब जो अच्छे नहीं भी हैं हम उस कुकिंग में यूज़ करते कुकिंग हैं, में घर पे हमें यूज़ करते इजीली हैं। अवेलेबल हैं, कॉस्ट कम है। और रादर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड सैलेड की कॉस्ट ज़्यादा है, उसकी अफोर्डेबिलिटी और मुश्किल हो जाती है। बर्गर आपको 10 to 20 रुपीज़ का मिल जाएगा, यहीं पे अगर आप खीरा लेने जाओ तो वो आपको 40-50 रुपीज़ का मिलेगा केजी। तो वो कॉस्ट फैक्टर मैटर करता है। फिर फास्ट फूड इजीली मतलब ऑन क्लिक अवेलेबल होते हैं, यहीं पे अगर आपको हेल्दी फूड चाहिए, करना है, हेल्दी फूड आपको बनाना है, तैयार करना है खुद से। बनाना है। सो लोग इसलिए, और फिर लोग हॉस्टल में रह रहे हैं, पीजीज रह रहे हैं, वही चीज़ अवेलेबल है। और मतलब अगर आप सारे हफ्ता भी आप पूरा घर का फूड खा रहे हो, बट हफ्ते में 1 या 2 दिन आउटिंग कर लेते हो, तो उसमें आप इतनी कैलोरीज कंज्यूम कर लेते हो कि वो जितना आपने अच्छा हेल्दी खाया वो सारा ओवर कंपनसेट हो जाता है। आप ये कहना चाह रही हैं यहाँ पर कि हमारे फूड में, हमारे खान पान में बहुत बड़ी गड़बड़ है, खान पान में, और बैठे रहते हैं। उसके अलावा स्ट्रेस तो है ही है, स्ट्रेस, जेनेटिक्स तो है ही है, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन तो है ही है। हाँ, अब हम अगर सबसे पहले हम अपने खान पान की बात करते हैं, क्योंकि इंडियन जो हमारा फूड जो लाइफस्टाइल है, हमारा फूड जो है, जंक फूड की बात नहीं करते हम, अपने नॉर्मल घरों में बनने वाले खानों की बात करते हैं। तो उसमें रोटी है, राइस है, जो भी है, दाल है। तो
अब कोई कहता है ये नहीं खाना है, इससे शुगर बढ़ेगा, ये नहीं खाना है, इससे डायबिटीज होगी, तो अब क्या खाएं और क्या छोड़ दें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छोड़ने के लिए तो मैंने बताया बहुत इजी है कि फास्ट फूड, पैकेट फूड, डिब्बा बंद फूड जो भी हमें अब मिल रहे हैं उसमें ऑयल और शुगर और सॉल्ट, ये तीनों चीज़ें एक्सेस में हैं और ट्रांस फैट्स हैं, तो हमें ट्रांस बाहर फैट्स की चीज़ तो नहीं ही खानी है। वो अवॉइड एब्सोल्यूट करनी है। नो टू दैट। घर का खाना बहुत अच्छा है घर के खाने में, पर कुछ चीज़ें हैं। आपने कभी सुना कि हम बोलते हैं राजमा चावल, कभी चावल राजमा नहीं बोला जाता ना, तो अमाउंट रिवर्स कर देते हैं हम लोग बेसिकली चावल डाल देंगे और दाल विल बी स्मॉलर क्वांटिटी, है ना। तो सब्जी रोटी होता है, रोटी सब्जी नहीं रोटी होता है। सब्जी नहीं है। तो सब्जी की क्वांटिटी, सलाद की होती है। क्वांटिटी, मतलब हम आजकल उल्टा कर देते हैं। अदरवाइज शुड बी सब्जी रोटी, सब्जी शुड बी मच मोर इन क्वांटिटी एज कम्पेयर टू कार्ब्स। सो वो कोई नहीं करता है क्योंकि उसका कुकिंग टाइम भी ज़्यादा होता है, एंड वी समहाउ बिकम डिपेंडेंट ऑन ऑल रोटी एंड राइस रादर देन सब्जीज एंड सलाद। हाँ। वो मेजर, मतलब अगर हम अपनी बेसिक डाइट पे चला जाएं तो दैट इज़ वेरी गुड। तो क्या खाएं हम? राइस और रोटी साथ में खा सकते हैं। हाँ, पर उसके अलावा सलाद, बेसिक सैल बल्क जो है हमारी डाइट में, सलाद। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हमें इनटेक उसका ज़्यादा चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, हमें प्रो क्या क्या ज़्यादा हमें खाना सब, है? किसी भी चीज़ की ना एक्सेस या कमी, दोनों चीज़ ख़राब होती हैं। तो हमें ऑप्टिमल चीज़ चाहिए होती है मॉडरेशन में। तो उसके लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं कि हमें 50 to 60% कार्ब चाहिए, 15 to 20% प्रोटीन चाहिए, बाकी हमें फैट चाहिए। अभी तो हमारे खाने में कार्ब्स तो हमारे किचन में 70 to काफ़ी 80% 70 to 80% हो है। जाते हैं, है ना। हाँ तो जी। कार्ब से क्या होता है, सीधा ग्लाइसेमिक इंडेक्स उनका बहुत ज़्यादा होता है, ब्लड ग्लूकोज सीधा बढ़ जाता है। तो हर एक को मॉडरेशन में ही हमें चाहिए कार्ब्स लेने हैं। कार्ब्स लेने हैं। उसी तरह हमें प्रोटीन्स लेने हैं। आप लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ प्रोटीन्स पे चले जाते हैं, कीटो डाइट ऐसी वाली चीज़ें, सो वो भी हार्मफुल होती हैं अगर हाँ आप अभी अनसुपरवाइज्ड कर रहे हैं तो। सो जी। एवरीथिंग जितनी रिकमेंडेड है, प्रोपोर्शन में है, वो मॉडरेशन में है, दैट इज़ गुड। बट अगर आप बेसिक मान के चलें तो जितना फाइबर्स आप सैलेड जितना खाएं और जितना सब्जी खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, उसके साथ दाल और राजमा, चने, इवन प्रोटीन के लिए पनीर या टोफू, ये चीज़ें, और साथ में रोटी एंड चावल। बट हमारा उल्टा आता है, रोटी एंड चावल एंड बाकी सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी थोड़ी। सो वो हमारी घरों में समहाउ रिवर्स हो गया है। अ, अभी हम अगर बात करते हैं कि हमारा हम सीधे मेडिसिन पे चले जाते हैं, हमारा खान पान ठीक है, सब कुछ ठीक है और हमारा शुगर लेवल बढ़ गया है और हम शुगर के लिए एक मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। तो क्या शुगर को पहले नेचुरल तरीके से क्योर करना ज़रूरी है, उसको रिवर्स करना ज़रूरी है? सो जैसे ही आपको डायबिटीज़ पता चलती है तो आप अगर एक्सपर्ट के पास जाओगे तो हिट अर्ली एंड हिट हार्ड। तो जितनी जल्दी आप उसको ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल में लाओगे उतना ज़्यादा अच्छा है, 2 रीज़न से। एक तो आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे डायबिटीज़ रिलेटेड। दूसरा, अगर आपको रिमिशन में जाना है तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप जितना मेडिसिन को डिले करते हो, जितना कंसल्ट करने को डिले करते हो, उतना हार्मफुल है। तो लाइफस्टाइल पार्ट एंड पार्सल है। सारे पेशेंट्स को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम देते ही देते हैं। स्पेशली प्री डायबिटीज़ में हम सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी एडवाइस करते हैं। अगर पेशेंट कर ले और खुद से ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अभी आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, आप जिनके रिमिशन पे काम कर रही हैं, तो उनको आप वेट लॉस करने के लिए कहते हैं, तो वेट लॉस का कितना रोल है? वेट सो बढ़ने का? दो चीज़ों का मेन रोल है रिमिशन के लिए। एक है वेट और दूसरा है ब्लड ग्लूकोज। तो हमें मेनली हम उनके वेट लॉस पे काम करते हैं, वो चाहे लाइफस्टाइल से हो चाहे मेडिकेशन से हो। और दूसरा है ब्लड ग्लूकोज एज गुड एज ए नॉर्मल पर्सन, क्योंकि तब वो बीटा सेल को वापस से काम करने की पावर आ जाती, रिजुविनेट हो जाती हैं वो। और वेट लॉस से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है। 2 ही चीज़ें हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी और इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये दोनों चीज़ें कंट्रोल में आ जाती हैं और डायबिटीज़ रिमिशन में चली जाती है। अभी इंसुलिन रेसिस्टेंस है, तो ये कम कैसे होता है? बॉडी के अंदर क्या चलता रहता है, क्या होता क्या है? सो इंसुलिन रेजिस्टेंस का मेन कॉज तो वेट ही है। वेट है, वेट है, रिलेटेड। वेट रिलेटेड है। पर हमारे यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों का BMI में भी नॉर्मल होता है, बट BMI इज़ नॉट द राइट वे टू से कि वेट इज़ नॉर्मल।
हम लोगों की बॉडी फैट ज़्यादा होती है। सार्कोपिनिक डायबिटीज़ होती है कि मसल मास कम है बट बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा है। इवन विद नॉर्मल बीएमआई जैसे हमारा 23 से कम नॉर्मल होता है, बट 23 से कम वालों को भी बॉडी फैट ज़्यादा है, तो हमारे लीन सब्जेक्ट्स को भी टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। तो इसलिए हमें मतलब जब हम कंसल्ट करने के जाते हैं तो हम लोगों का बॉडी फैट भी देखते हैं। तो बॉडी फैट ज़्यादा है, अगर इवन इफ़ आप लीन हो तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। अभी जो सो पेशेंट्स सिर्फ डाइट नहीं, इसके साथ एक्सरसाइज की भी इम्पोर्टेंस है। हाँ, एक्सरसाइज की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह की एक्सरसाइजेज ज़्यादा इफेक्टिव है? वॉक है, जैसे योगा है, या सो किसी जिमिंग है? भी तरह की एक्सरसाइज आप करो, इट इज़ गुड। इट शुड बी इन मॉडरेशन अगेन, मतलब टू मच ऑफ एनीथिंग एंड टू लेस ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज हार्मफुल। सो इट शुड बी इन मॉडरेशन, व्हाटसोएवर यू लाइक यू नीड टू डू इट। सो एटलीस्ट 5 days a week, और 2 कॉन्टिन्यूस डेज में ऑफ नहीं होना चाहिए। सो एंड एटलीस्ट 30 to 40 minutes daily aerobic activity. It can be walk, it can be dance, it can be yoga, anything. So Gymming. it has, and it can be gym. So and at least 2 days of resistance activities, इसमें आप अपनी muscles को activate कर रहे हो against anything. It can be your body weight also. So ये करने से आपका muscle mass decline नहीं होता है। अभी कुछ लोग रेगुलरली योगा करते हैं, जिम जाते हैं, पर फिर भी वो डायबिटिक हैं, तो उनके खान पान में दिक्कत है जिसकी वजह से वो डायबिटिक हो रहे हैं, या कुछ और फैक्टर्स भी वहाँ हो सकते हैं? और फैक्टर्स भी हो सकते हैं, अगर हम जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं जेनेटिक तो वो भी हो सकते हैं। एनवायरनमेंट में इतना पॉल्यूशन है, आपकी डाइट क्या है, अगर आप बहुत ज़्यादा कार्ब ले रहे हो, आप क्या फ़ैट ले रहे हो, आपका वेट क्या है, वेट अगर ठीक भी है तो बॉडी फैट कितनी है, मसल मास कितना है। तो जिम जाने वाले बहुत सारे लोग भी ओबीज होते हैं, सारे लीन नहीं होते हैं। लीन होने के बावजूद भी उनका हो सकता है बॉडी फैट ज़्यादा हो। एंड इट्स ए क्यूमुलेटिव थिंग ओवर ईयर्स टुगेदर। आपने अगर 40 years तक एक्सरसाइज नहीं किया और सडनली आप अब करना शुरू करते हो, तो 6 months या 3 months 6 months आपने किया तो वो कुछ चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं, बट कुछ चीज़ों के लिए इट टेक्स टाइम। सो बच्चों को शुरू से ही एक्सरसाइज करने की आदत डालनी है। बच्चों को तो 2 घंटा खेलना है, 2 घंटा बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना है। यस। अभी जो बड़े लोग हैं, बच्चों के चलो खाने में हमने कार्ब्स कम कर दिए, लो कार्ब डाइट दे दी उनको, बड़े लोग जो हैं वो कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग इनकी तरफ जाते हैं, तो क्या ज़्यादा इफेक्टिव वे है? सो अल्टीमेटली कैलोरी रिस्ट्रिक्शन चाहिए हमें, कि हमें कैलोरीज कम खानी है एंड इट शुड बी हेल्दी कैलोरीज। तो उसको हम कैसे ट्रैक करेंगे? अपना फूड ट्रैक करें, हम डेली फूड ट्रैक करिए, जो चीज़ काउंट करते हैं वो चीज़ हम उसको करेक्ट कर पाते हैं। तो हम अपने पेशेंट्स को डेली अपने फूड की पिक भेजने को बोलते हैं, तो वो उसमें से फिर भी वी सी की कौन सी ज़्यादा मतलब कोच क्या कोच ज़्यादा करना है, ज़्यादा करना है, हम उनको रिकमेंड करते हैं। आप कैलोरी काउंटर्स आर सो मेनी अवेलेबल, तो हमें अपनी कैलोरीज को हम आराम से काउंट कर सकते हैं। और उसमें से लाइक हम तो जब रिमिशन का स्टडी कर रहे हैं तो हम पेशेंट्स को डेली अपनी डाइट, उसकी प्लेट का फ़ोटो का पिक भेजने को बोलते हैं, फिर उनके स्टेप काउंट भेजने को बोलते हैं। या अगर कोई वो नहीं वॉक नहीं कर रहा है, डांस कर रहा है, तो अपना डांस का वीडियो शेयर करो। जस्ट मतलब राइट नाउ वी नो हाउ टू ब्रिंग डायबिटीज़ इनटू रिमिशन, राइट नाउ वी नो व्हाट डाइट इज़ इफेक्टिव टू ब्रिंग रिमिशन। मोटिवेशन चाहिए, उस चीज़ पे अब हम उस चीज़ पे अभी काम कर रहे हैं। तो इट्स आपका क्वेश्चन था कि ज़्यादा इफेक्टिव क्या है? ज़्यादा इफेक्टिव है। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी अल्टीमेटली हम टाइम को रिस्ट्रिक्ट करके, इट्स टाइम रिस्ट्रिक्टेड, तो वी आर इफ़ समवन इज़ नॉट ईटिंग फॉर 8 to 10 hours तो कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। तो अल्टीमेटली इस कैलोरी रिस्ट्रिक्शन विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। फूड की कॉम्पोजिशन जो भी हो, इफ़ इट इज़ हेल्दी एंड कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड, देन हमारी बॉडी आराम से उसको मैनेज कर लेती। कीटो डाइट पे आपको बिना एक्सपर्ट की एडवाइस के, क्योंकि कीटो डाइट के कुछ हार्म्स भी होते हैं, सो कीटो डाइट इज़ नॉट फॉर ऑल, ऑल्दो इससे एपेटाइट कम हो जाती है, तो बट कीटो डाइट इज़ नॉट फॉर ऑल। तो इंडिया जो है, मैंने अभी एक स्टडी में देखा था कि एम्स के डॉक्टर्स कुछ कह रहे हैं कि इंडिया इज़ अ कैपिटल सिटी ऑफ वर्ल्ड ऑफ डायबिटीज़, और इंडिया इज़ ऑल्सो अ कैपिटल सिटी ऑफ
अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, तो ये क्या कितना सही है? आप तो इतने पेशेंट्स को डील करती हैं। सो काफ़ी हद तक ये बात सही है, काफ़ी, बिकॉज नंबर ऑफ पेशेंट्स तो है ही है, साथ में लोग इग्नोरेंस है। लोग अभी जैसे जैसे पहले होता था कि एज के साथ वेट बढ़ना नॉर्मल ही है, लोगों को नॉर्मल लगता है, उसी तरह लोगों को मतलब अगर मैं 60 ईयर्स का हो गया मेरा वेट तो बढ़ना ही है, हाउ कैन आई बी as young as weight having as that of 20-30 year old, but that is not truth. सबको weight जितना भी बढ़ेगा that's harmful for the body. So दूसरा है कि उनको वैसे ही अभी डायबिटीज़ भी उनको लगता है कि बूढ़े होने के साथ डायबिटीज़ तो होना ही होना है, तो उनको इतनी इग्नोरेंस है, किसी को पता नहीं कितना ब्लड ग्लूकोज होना चाहिए। फिर पहले 5-6 साल तो वो ट्रीटमेंट करवाते ही नहीं है ना, अपना नॉर्मल ले लेते हैं, अपना कुछ भी अपने घर के इलाज करते रहेंगे, डायग्नोज करना शुरू कर देते हैं। वो इलाज मतलब वो हार्मफुल नहीं है, बट उसके साथ आपको ट्रीटमेंट भी लेना है। ठीक है, आप घर पे अपना डाइट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, दोज थिंग्स आर गुड, बट इफ़ यू टेक हेल्प ऑफ मेडिसिन अलॉन्ग विद देन यू आर बेटर। पर लोगों को इग्नोरेंस है, तो क्योंकि इग्नोरेंस है इसलिए काफ़ी साइड इफेक्ट तो उनकी ब्लड ग्लूकोज वैसे ही ज़्यादा रहती है। फिर वो ट्रीटमेंट लेने आते भी हैं तो तब तक ऑलरेडी कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन लेके आ रहे होते हैं। डायबिटीज के साथ हाइपरटेंशन भी होता है। अब वो भी सबको अपने आप से ही लगता है कि इतना नॉर्मल है, इससे ज़्यादा है, मुझे हेडेक तो हो नहीं रहा है, तो मेरा ब्लड प्रेशर तो ठीक है। सो वो इतनी सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, मिथ्स हैं कि वो मतलब समझा के हम लोग थक जाते हैं। तो अभी तो मुझे लगता है मैं कई बार क्या करती हूँ, ग्रुप जो मोटिवेशन करने बहुत सबसे इम्पोर्टेंट होता है, हमने डाइट सिखा दिया, सब कुछ सिखा दिया, वो मोटिवेटेड ही नहीं है ना, उनको फॉलो नहीं करते हैं। तो एक ये वे, जिस तरह मैं बोल रही थी कि हम पिक मंगाते हैं, तो उनको एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है कि उनको फ़ोटो भेजनी ही भेजनी है, तो उससे बहुत अच्छा होता है। फिर वी ट्राई टू मेक देम, उनकी काउंसलिंग करके कि दे स्टे मोटिवेटेड। फिर एक और चीज़ उनको मोटिवेट करता है वो ये कि हाँ 6 महीने बाद दवाई बंद होने का चांस है, तो वो दैट इज़ ऑल्सो बिग मोटिवेशन फॉर देम। जब हम इस रिवर्सल रिमिशन की बात करते हैं, तो जब आप इस पे काम कर रही होती हैं तो क्या मेडिसिन्स कम्प्लीटली बंद कर देते हैं या मेडिसिन्स साथ में चलती रहती है और बाकी लाइफस्टाइल, डाइट, ये सब चीज़ें फॉलो होती है? जो हमारी स्टडी पब्लिश हुई उसमें तो हमने 3 मंथ्स के लिए मेडिसिन दिया अलॉन्ग विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ठीक है, एक ग्रुप को एक तरह की मेडिसिन दिया जो नए वाली आई है, एक को जो पुरानी हमारी चल रही थी वहीं दिया, साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। उसके बाद जिनका ब्लड ग्लूकोज बिल्कुल ठीक था उनको अंडर सुपरविजन हमने मेडिसिन बंद कर दिया, तो 30% ऑफ द पेशेंट्स वो अपना ब्लड ग्लूकोज मेंटेन कर पाए बिना मेडिसिन से। हाँ जी, तो ये पुरानी स्टडी है, इसके बाद हमने 1-2 और भी की हैं जो अभी येट टू पब्लिश है, तो उसमें बेटर रिमिशन रेट है। अभी अगर हम बात करते हैं कि मैं 30% लोग, जैसे आपने कहा कि वो रिवर्स हो गया उनका, तो उनमें कितना चांसेस है कि अगर वो बीच में ये लाइफस्टाइल ब्रेक कर देते हैं जो आपने उन्हें बताया है, फॉलो करने को कहा है, कहीं उनसे थोड़ी बहुत चूक हो जाती है, तो क्या वापस भी डायबिटीज़ आ सकता है? सो हमारा 1 ईयर तक का तो फॉलोअप है, ठीक है, उसमें एक पेशेंट का वापस आ गया, पर उसके बाद ये है कि लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ फॉर एवरीवन, वेदर उनको डायबिटीज़ है या नहीं है। सपोज आपने 10 किलो वेट कम किया ब्लड और आपकी डायबिटीज़ रिमिशन में चलेगी और आप वापस 15 किलो गेन कर लोगे, तो बट नेचुरल है कि आपकी डायबिटीज़ वापस आएगी। तो हेल्दी लाइफस्टाइल जो हमने इतनी मेहनत की, आपने मेहनत की, हमने मेहनत की मिलके, उसको ख़त्म नहीं होने देना। 1 साल तक काम किया, उसके बाद में अगर आप वापस वेट रीगेन कर लोगे तो मुश्किल तो होना ही होना है ना। तो वो हम इसलिए अब हमने ड्यूरेशन को बढ़ा दिया, हम 6 मंथ्स के लिए ट्रीट करते हैं ताकि उनको वो उस डाइट की हैबिट पड़ जाए। वो उनको अब हमारे पेशेंट्स इतने इंटेलिजेंट हो जाते हैं कि अगर वो वेट मॉनिटर करते रहते हैं, सो वेट मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मॉनिटर चीज़ होती है वहीं कंट्रोल होती है, वहीं मैनेज होती है। सो द डे दे सी कि उनका ब्लड वेट 1 किलो 1.5 किलो बढ़ गया, तो उनको पता है कि हमने कुछ गड़बड़ किया, वापस उसी डाइट पे आ जाते हैं। मतलब 6 महीने में उनको इतनी आदत पड़ जाती है कि वो फिर अपने आप से अपने वेट को वापस उतने पे ले आते हैं। सो वो इसलिए वो फिर एक बार वो सीख गए, फिर एक बार सीख गए तो दे नो हाउ टू डू इट। तो वो सिखाना सबसे इम्पॉर्टेंट है, और उसके लिए एंड दे आर पेशेंट्स हु वांट टू लर्न एंड दे डू लर्न एंड देन दे गो इनटू रिमिशन। तो यूजुअली कितना टाइम लगता है इसमें, शुगर लेवल नॉर्मल हो जाए, वेट कम हो जाए? 6 महीने, 1 साल, 3 महीने, 5 महीने?
या ये पेशेंट्स पे डिपेंड करता है? ये पेशेंट पे डिपेंड करता है। मैक्सिमम वेट लॉस होता है इनिशियल 3 to 6 मंथ्स में, उसके बाद स्टेबल हो जाता है। तो हम तो किसी के पास भी आज पेशेंट्स बहुत कम होती है, तो हमने पहली स्टडी तो सिर्फ 3 मंथ्स के लिए की थी, फिर हमने 6 मंथ्स के लिए किया। 6 मंथ्स पर इसलिए यही ताकि उनकी आदत ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल उनको परफेक्ट हो जाए। तो उसके बाद वेट लॉस तो इनिशियल उसी टाइम में 3 to 6 मंथ्स में मैक्सिमम वेट लॉस हो जाता है। उसके बाद तो वेट लॉस की स्पीड कम हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। मैक्सिमम इफेक्ट कम्स विद इन 3 to 6 मंथ्स। आपके हिसाब से क्या डायबिटीज सच में एपिडेमिक हो गया है इंडिया में, महामारी हो गया है? बिल्कुल, ऑलमोस्ट जो अभी रिसेंट स्टडी है उसमें 20% पेशेंट्स को डायबिटीज़, 20% लोगों को डायबिटीज़ है। सो विच इज़ 20% ऑलमोस्ट 19 पॉइंट समथिंग। मेल फीमेल यंग एज के मेल और बच्चे फीमेल में ऑलमोस्ट कंपेरेबल होती है, सेम कंपेरेबल होती है। हाँ जी, ऑलमोस्ट 19 पॉइंट समथिंग परसेंट इज देयर, जो भी रिसेंट पब्लिकेशन है। बच्चों में भी ट्रेंड बढ़ रहा है, मतलब इवन 10 to 12 ईयर्स से ऊपर भी हम अभी उस अरेंजमेंट में भी हम टाइप 2 डायबिटीज़ देख रहे हैं। डॉक्टर ये थोड़ा सा बता दें हमारे जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, कि अगर वो आज से डायबिटीज रिवर्सल पर काम करते हैं, रिमिशन पर काम करते हैं, तो वो कौन से 2-3 स्टेप्स अपनी डेली लाइफ में फॉलो कर सकते हैं? वेरी गुड। सो 2 चीज़ें जो आप खुद से कर सकते हैं वो है डाइट एंड एक्सरसाइज। तीसरी चीज़ हमको करनी है, आपकी मेडिसिन को टाइट्रेट करना है, मैनेज करना है, ताकि ब्लड ग्लूकोज विदाउट एनी रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया या और कोई डेंजर के हम आपका ब्लड ग्लूकोज नियर नॉर्मल ले आएँ। तो 2 जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं जो डाइट जो हमने अभी तक पूरे इसमें डिस्कस किया, उस डाइट को फॉलो, हेल्दी डाइट को फॉलो करना है, एंड एक्सरसाइज डेली एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स करना ही करना है। डॉक्टर रमा वालिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने सिंपल शब्दों में हमारे व्यूवर्स को डायबिटीज़ पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे दी। दोस्तों, आज के इस शो में हमने समझा कि डायबिटीज़ ना एक दिन में आने वाली बीमारी है, ना एक ही दिन में जाने वाली है। डॉक्टर रमा वालिया जो कह रही हैं उसके मुताबिक अच्छी बात यह है कि इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, स्ट्रेस मैनेज करके, अच्छी डाइट फॉलो करके और एक्सरसाइज करके। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन भी इंसुलिन जैसी होती है, टाइम पर मिले तो जिंदगी बचा सकती है। नमस्कार।